दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कोमर 6 में। आज हम कंप्यूटर की आज हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल करेंगे एस्टेट के लिए। चाहे आप किसी भी कंपटीशन टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए रेलिवेंट रहेंगे। मैं बार बार कहती हूँ, किसी भी टेट का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप टीजीटी की बात करें जो यूपी का चल रहा है इस टाइम, यूपी टेट की बात करें, चाहे पीजीटी की, एनवीएस की, केवीएस की, हर एग्ज़ाम के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। पहले मैं एक बार आपको प्रिंसिपल बता देती हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके बाद क्वेश्चन किस तरह से घूम फिर के आते हैं वो बताऊंगी मैं आपको। तो देखिएगा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, मुझे पता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल आपको आते हैं, लेकिन फिर भी रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है। वो कराने के बाद फिर कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो हम लोग करेंगे। देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले है सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी का मतलब क्या होता है? नाम से ही समझ में आ रहा है, सेपरेट मतलब कि ओनर अलग है, बिजनेस अलग है। इसीलिए तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। मैंने कई बार कई पेपर के अंदर देखा कि जो कैपिटल है, कैपिटल जो ओनर कैपिटल लगाता है वो क्या होती है? हमारी लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी। तो वो लाइबिलिटी कैसे होती है? क्योंकि वो सेपरेट एंटिटी है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है पेपर के अंदर कि जो कैपिटल है वो हमारी लाइबिलिटी है। तो वो लाइबिलिटी कैसे है? बिजनेस के अंदर पैसा लगाया तो बिजनेसमैन का ही तो पैसा है ना, तो फिर कैसे? क्योंकि बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है, इसीलिए इसको बोला जाता है सेपरेट एंटिटी। मतलब कि जो ओनर है वो अलग है, बिजनेसमैन अलग है, बिजनेस अलग है। इसलिए बिजनेस के अंदर वो जो पैसा लगाएगा बदले में बिजनेस से वापस लेगा। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अपने ही पैसे के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाया जाता है, क्योंकि ये वाला जो कंसेप्ट है वो भी यही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों लगाया जाता है। तो ये भी यही है, सेपरेट एंटिटी। ये क्वेश्चन आपके दो बन सकते हैं इसके अंदर कि एक तो जो कैपिटल है वो लाइबिलिटी क्यों है, ये कौन से प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है, तो वो आपका हो जाएगा सेपरेट एंटिटी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन से प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लगाया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों लगाया जाता है, तो वो भी आपका सेपरेट एंटिटी का ही क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है कि कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट किया जाता है तो वो अगर स्टार्ट करेंगे तो नेचुरल सी बात है, ऐसा तो है नहीं कि आज हमने काम शुरू किया और कल हम बंद कर देंगे, नहीं, लंबे टाइम के लिए होगा। कोई बिजनेसमैन जब भी कोई बिजनेस को स्टार्ट करता है तो वो हमेशा ये सोचता है कि लंबे टाइम के लिए बिजनेस चलेगा, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, सालों साल चलेगा। तो वो क्या होता है? हमारा गोइंग कंसर्न होता है। इसीलिए वो अकाउंटिंग के अंदर जो है काफ़ी सारी जो एसेट हैं, फिक्स एसेट को परचेज करता है। क्यों करता है बिजनेस के अंदर? क्योंकि उसे पता है कि लंबे टाइम तक चलेगा। ऐसा नहीं है कि वो अपना दुकान खोलने की तो ज़रूरत नहीं है, सामान तो हम यूँ ही ऐसे काउंटर पे रख के बेच लेंगे, हमें फर्नीचर की ज़रूरत नहीं है, हमें क्या करना है, हम तो ऐसे अपना फुटपाथ पे लगा लेंगे। नहीं, जो बिजनेसमैन है वो बहुत सारी फिक्स एसेट परचेज करता है, बिल्डिंग परचेज करता है, एसेट परचेज करता है। किस लिए? गोइंग कंसर्न के लिए, कि लंबे टाइम तक उसका बिजनेस चलने वाला है। ये हो गया जी हमारा गोइंग कंसर्न। उसके बाद है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब क्या हो गया कि जो अकाउंटिंग पीरियड है वो हमेशा ही एक होना चाहिए। अगर मान लीजिए बिजनेस स्टार्ट होता है कैलेंडर ईयर में 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, तो नेक्स्ट ईयर भी वही रहेगा। ये नहीं है आज तो हमने 1 जनवरी में स्टार्ट कर दिया, अगले साल है ना हम 1 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे, अब हम चेंज कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। 1 अप्रैल से अब तो कंपनी का, अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी का तो रूल है कि फाइनेंशियल ईयर आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ही होना चाहिए, क्योंकि इनकम टैक्स का जो असेसमेंट है वो आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, तो फिर वही होना चाहिए। इसलिए फाइनेंशियल ईयर हमेशा ही 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक रहने वाला है। तो वो होता है हमारा टाइम पीरियड। इसमें रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि एक बिजनेसमैन अपना अकाउंटिंग ईयर 1 ईयर का ही रखता है, तो वो कौन सा प्रिंसिपल है? 1 ईयर का रखता है, तो इसका मतलब वो प्रिंसिपल हो गया टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड पर्टिकुलर होता है उसका। फिर उसके बाद है मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट, देखिए हम लोग जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं, हम बहुत सी एक्टिविटी ऐसे करते हैं जो हमारी नॉन फाइनेंशियल होती हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं। तो नॉन इकोनॉमिक होती हैं और साथ के साथ हम उसको मनी में मेज़र नहीं कर सकते, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हैं, लेकिन वो अगर मनी में मेज़र नहीं हो सकती तो अकाउंट क्या कहता है हमें कि हम उसका एंट्री नहीं कर सकते, उसका ट्रीटमेंट नहीं करते। जैसे कि एक लेबर है, एक लेबर
ने क्या किया, बहुत अच्छा काम किया। 500 यूनिट की प्रोडक्शन कर दी, जबकि बाकी नॉर्मली 250 करते हैं, डबल करता है। लेकिन हम उसको एफिशिएंसी को, अगर वो ज़्यादा एफिशिएंसी है तो मनी में तो मेज़र नहीं हो पा रहा ना, इसलिए हम उसका कुछ भी नहीं लिखने वाले। एक लेबर ने क्या किया, लड़ाई कर ली, नाराज़ हो गया, 1 घंटे का 1000 यूनिट का नुकसान हो गया उसकी वजह से। काफ़ी पूरा का पूरा जो बिल्डिंग है, जो फैक्ट्री है, वो 1 घंटे के लिए रुक गई, काम रुक गया। तो हम उसको नहीं लिख सकते अपने अकाउंटिंग पीरियड में कि 1 घंटे के लिए काम रुक गया था तो प्रोडक्टिविटी हमारी कम आ रही है, नहीं, क्योंकि वो मनी में मेज़र हो ही नहीं सकती। तो ये क्या रूल हो गया जी आपका, मनी मेजरमेंट। जितनी भी एंट्रीज हैं वो हम लोग किस में मेज़र करेंगे, मनी में कन्वर्ट करके। 4 टेबल हो गई जी हमारी, और 4 ही चेयर होगी। हम उसको अकाउंटिंग में 4 टेबल की वैल्यू और 4 चेयर की जो वैल्यू है उसे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। ये नहीं कि हमारी बैलेंस शीट में दिखा दें, हाँ जी 4 टेबल है हमारे पास, 4 चेयर्स हैं, कितने की हैं, आप उसको मनी में मेज़र कीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा ड्यूल एस्पेक्ट। इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आता है ड्यूल एस्पेक्ट पे। ड्यूल एस्पेक्ट का मतलब क्या हो गया कि हम कोई भी जब एंट्री करते हैं तो उसके 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट। अब उसका मैं एक बार थोड़ा सा कंसेप्ट बता देती हूँ, इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो वाला। देखिए, एक हमारा एस्पेक्ट हो गया डेबिट और एक हो गया हमारा क्रेडिट। कोई भी अगर हम एंट्री करेंगे तो डेबिट इंक्रीज होगा तो क्रेडिट भी इंक्रीज होगा, अगर डेबिट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट भी हमारा डिक्रीज होगा, कम होगा, तभी बैलेंस मैच होगा। हर एक्टिविटी की 2 ही एस्पेक्ट होंगे, डेबिट बढ़ेगा क्रेडिट कम होगा, क्रेडिट बढ़ेगा तो डेबिट भी कम बढ़ेगा। लेकिन अगर डेबिट बढ़े, डेबिट ही बढ़े और डेबिट ही कम हो, ऐसा भी पॉसिबल है। क्रेडिट बढ़े और क्रेडिट ही कम हो तो वो प्लस माइनस हो जाएगा आपस में और इसका जो इफेक्ट है वो नील हो जाएगा, ऐसा भी पॉसिबल है। तो एंट्रीज के अंदर कई बार ये पूछ लिया जाता है कि ऐसी कौन सा एस्पेक्ट है जिसके अंदर डेबिट का इफेक्ट डेबिट पर ही पड़ेगा और क्रेडिट पे नहीं पड़ेगा। तो कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ इतना ही करना है, कुछ एंट्रीज जो हमारी सिर्फ डेबिट पे इफेक्ट करेंगी, डेबिट ही बढ़ेगा डेबिट कम होगा, क्रेडिट बढ़ेगा क्रेडिट ही कम होगा, वो आपको अपने कमेंट बॉक्स में लिखनी है कि आप लोग कुछ पढ़ाई भी कर रहे हो या बस ऐसे ही टाइम पास कर रहे हो, ठीक है। तो वो आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में, आप जरूर लिखिएगा, उससे आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये होगा, या तो ये दोनों इफेक्ट ये हो जाएंगे प्लस माइनस, या फिर प्लस और ये प्लस होगा। ये होता है हमारा ड्यूल एस्पेक्ट। और ड्यूल एस्पेक्ट के ऊपर 1494 के अंदर स्टार्ट हुआ था, लुकास पेसियोली ने इसका कंसेप्ट दिया था। और आज के टाइम में अगर मैं बताऊं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर ये कौन सा एस्पेक्ट चल रहा है तो ड्यूल एस्पेक्ट चल रहा है। ड्यूल एस्पेक्ट के ऊपर ही हमारी अकाउंटिंग होती है, ठीक है। फिर है हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट को हम लिखते हैं अगर हमारी बिल्डिंग की वैल्यू 1 लाख रुपया है, बिल्डिंग की वैल्यू 1 लाख रुपया है, हमने 1 लाख में परचेज किया था, आज 5 करोड़ की हो गई, तो हम बैलेंस शीट में उसको 1 लाख ही लिखते हैं, 5 करोड़ नहीं लिखते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब ये हो गया पुराने टाइम में जो सामान जितने का खरीदा था, अगर वो कम कीमत में, हम उसको ज़्यादा में नहीं लिखते हैं, क्योंकि हम अकाउंटिंग का कौन सा रूल करते हैं, होप फॉर द बेस्ट बी रेडी फॉर वर्स्ट। मतलब कि हम अच्छे की आशा करते हैं, अकाउंटिंग में नहीं लिखते, लेकिन बुरे के लिए तैयार रहते हैं। अगर कुछ कीमत कम हो रही है तो वो हम लिख लेते हैं। जैसे कि स्टॉक की बात करें, स्टॉक इसका एक एग्जाम्पल है, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, इसका मैं एक एग्जाम्पल के साथ बता देती हूँ कि पेपर के अंदर कैसे आया हुआ था ये क्वेश्चन। कि हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है, हमारा स्टॉक है उसकी वैल्यू है 10,000, हमारे पास जो स्टॉक है उसकी वैल्यू है 10,000, लेकिन मार्केट के अंदर स्टॉक की वैल्यू 8,000 हो गई है। तो अब अकाउंट के अंदर 8,000 लिखा जाएगा या फिर वो 10,000 लिखा जाएगा। तो मार्केट के अंदर विच एवर इज लेस, अगर मार्केट के अंदर जो भी रेट डाउन होगा तो वो लिखेंगे। अगर 10 वाला 8 का है तो हमें 8,000 रुपये ही स्टॉक की वैल्यू हम लोग लिखेंगे ड्यू टू मार्केट वेरिएशन। ये हमने ध्यान करना है। हिस्टोरिकल पॉइंट का ये कि जो कॉस्ट हमारी कम होगी तो लिखेंगे, ज़्यादा है तो नहीं। अगर यही वाली कॉस्टिंग हमारी 10,000 की जगह अगर 15,000 का स्टॉक है तो हम 10 का ही लिखेंगे, तब हम 15 नहीं लिखेंगे, वो हम आफ्टर सेल लिखेंगे प्रॉफिट में। कि सेल हो गई जी हमारी 18,000 का, मान लो सेल हो गया, तो हम लिख सकते हैं कि हमें प्रॉफिट हो गया 10 वाले में
हमें 18,000 रुपये की कमाई होगी, लेकिन हम उसको कम में नहीं, ज़्यादा में नहीं लिखेंगे। होप फॉर द बेस्ट, बी रेडी फॉर वर्स्ट का मतलब ये ही होता है हम अच्छे के लिए तैयार रहेंगे, हमेशा अच्छे की उम्मीद करते हैं, लेकिन बुरे के लिए तैयार रहेंगे। बुरा होता दिखेगा, कुछ नुकसान हो गया तो हम लोग प्रोविज़न बनाएंगे डेटर्स का। जैसे है एक क्वेश्चन ये भी बनता है आपका कि जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट है वो किसका एग्जाम्पल है, तो वो इसी तरह का ही है कि हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि भी कुछ अगर लॉस वॉस हो रहा है तो हम उसको पहले ही एंट्री कर देंगे उसकी। इन फ्यूचर में जितने भी लॉसेज हैं हम उसकी एंट्री करते हैं, और इन फ्यूचर में जो प्रॉफिट है उसकी हम एंट्री नहीं करते हैं, लेकिन हम होप जरूर करते हैं। फिर आपका है जी फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर का मतलब है कि जब हम किसी भी कंपनी के किसी के भी अकाउंट देखते हैं, बैलेंस शीट बहुत सारी आई हुई होती हैं, शेयर मार्केट के शेयर कंपनी जो होती हैं, जो कंपनी शेयर इशू करती हैं, तो वो अपनी बैलेंस शीट वगैरह भी दिखाती हैं। तो हम लोग उस बैलेंस शीट को जब देखते हैं ना, तो हम ये मानते हैं कि इसने सब कुछ डिस्क्लोज किया होगा, जितनी भी सेल हुई है, जितनी भी परचेज हुई है, जितना भी प्रॉफिट है लॉस है, सब कुछ उसने क्या किया होगा, डिस्क्लोज किया होगा। हम लोग उस चीज़ को मानकर ही कोई भी डिसीजन है वो लेते हैं। लेकिन अगर कोई कंपनी एक बड़ा सा जो एस्पेक्ट है उसको वो दिखाई नहीं रही है, मान लो उसने लोन नहीं दिखाया, प्रॉफिट सब कुछ दिखा दिया, और लोन नहीं दिखाया कि कंपनी तो लोन पे चल रही है, लोन बहुत ज़्यादा लिया हुआ है, हम लोग एसेट देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, कंपनी की पोजीशन बहुत अच्छी है, वेल्थ वाइज बहुत अच्छा है, लेकिन अगर उसने वो लोन अमाउंट ही नहीं दिखाया तो उससे कंपनी की जो एक्चुअल में पोजीशन है वो तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन हमने तो उसको देखा ही नहीं और हमने ये सोच लिया हाँ कंपनी तो बहुत अच्छी जा रही है, तो उसकी वजह से पूरा का पूरा जो इफ़ेक्ट है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि कंपनी, कोई भी बिजनेस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर बिजनेस अकाउंट बनाती है तो वो सब कुछ डिस्क्लोज करेगी, जिससे कंपनी के रिजल्ट पे इफ़ेक्ट पड़ता है, जिससे पब्लिक के डिसीजन पे इफ़ेक्ट पड़ता है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन क्लोज करनी पड़ेगी, उसको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। लेकिन एक और पॉइंट भी है कि अगर मान लो कोई फर्नीचर सेल कर दिया, 500 रुपये का था और वो 300 रुपये का सेल कर दिया, उसकी एंट्री नहीं करी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला 200 रुपये के लॉस या प्रॉफिट से, क्योंकि ये छोटी मोटी एंट्री अगर स्किप भी हो जाती हैं तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता बिजनेस के ऊपर। 200 रुपये की एंट्री से शेयर मार्केट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। 500 की अगर प्रॉपर्टी सेल हो गई, कोई काउंटर, कोई छोटा मोटा कोई काउंटर या कोई चौकी वो की अगर रखी हुई वो सेल कर दी, अगर उससे हमें 200 रुपये का नुकसान हो जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये कहते हैं कि जो बड़ी आइटम्स हैं जिससे बिजनेस के रिजल्ट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है वो डिस्क्लोज नहीं, मतलब डिस्क्लोज करनी है, उसको क्लोज नहीं करना, पूरा का पूरा ध्यान रखना है उसका, ठीक है। तो उसको पूरा का पूरा बताना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप उसको छुपा लोगे। ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये कुछ इन्फॉर्मेशन, मतलब प्रिंसिपल, कन्वेंशन बोला जाता है, प्रिंसिपल बोला जाता है, जो रेगुलरली यूज़ की जाती हैं, और इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो पर्टिकुलर एक कंसेप्ट बता दिया जाता है कि इस कंसेप्ट से बताइए कि भी आपका कौन सा वाला जो है वो फिट बैठेगा। ये स्टॉक वाला एग्जांपल बहुत बार आ जाता है कि मार्केट के अंदर स्टॉक वैल्यू है वो 8000 है और अभी प्रेजेंट के अंदर हमारी बुक में 10000 है, तो हम कितना लिखेंगे। या फिर ऐसा आ जाता है कि 2-4 आइटम और दे देंगे, बीच में ये स्टॉक वाला मैटर दे देंगे कि भाई ये स्टॉक की वैल्यू कितनी होगी या बैलेंस शीट में क्या दिखाया जाएगा, तो बैलेंस शीट में ये स्टॉक की वैल्यू को कम वाली वैल्यू को दिखाना है, यही मेन होता है इसके अंदर। तो उम्मीद करती हूँ ये जो मैंने अकाउंटिंग प्रिंसिपल कराए हैं आपको, ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, क्लियर हुए होंगे। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा, अब हम थोड़ा सा एडवांस पे चलेंगे। बेसिक लगभग हमारा कंप्लीट हो गया 3-4 क्लासेस के अंदर ही, कि अकाउंटिंग के प्रिंसिपल हो गए, डेबिट क्रेडिट हो गया, कुछ जर्नल एंट्रीज हो गई हैं और कुछ पॉइंट्स भी हो गए हैं। अब हम धीरे धीरे कुछ एडवांस पे आएंगे। पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो वो हम लोग कर लेंगे। उनकी टर्म एंड कंडीशन, टाइप ऑफ पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप में कौन सा जो डीड है वो इम्पोर्टेंट है और उसका पार्टनर्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। माइनर और मेजर वाला जो पार्टनर है, पिछली बार भी क्वेश्चन आया हुआ था वो, और एक क्वेश्चन आपका ये पक्का रहता है रेशो का। तो एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ के बाद रेशो में क्या फ़र्क पड़ता है, वो सारी कैलकुलेशंस जो हैं वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारी क्लास में यही होगा। तो बेसिक हमारा कंप्लीट हो गया, अब धीरे धीरे हम एडवांस पे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।